उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो पिछली क्लासेस में हमने पूरा प्रस्तावना कंप्लीट कर लिया है। प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं हमने एक एक शब्दों का अर्थ समझ लिया था, उनकी व्याख्या समझ ली थी, उनको अच्छे से डिटेल में समझ लिया था। और हमने कहा था कि आज की जो क्लास है उसमें क्या होगा, प्रस्तावना के बारे में हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रस्तावना का मूल्यांकन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रस्तावना की आलोचना, कि विद्वान प्रस्तावना की आलोचना क्यों करते हैं। कुछ विद्वान प्रस्तावना को, आलोचना में पहली आलोचना है कि कुछ विद्वान प्रस्तावना को एक दंत विहीन व्याघ्र मानते हैं, टीथलेस टाइगर मानते हैं। दंत विहीन व्याघ्र का मतलब होता है जैसे एक टाइगर है, आप उसके दांत, जितने भी हिंसक चीजें हैं उसके शरीर से हटा दीजिए, नाखून, दांत, सारी चीजें हटा देंगे तो कितना भी खतरनाक और खुखार दिखता हो, क्या आप उससे डरेंगे? नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी कुछ भी कर लेगा, अभी काट छाट नहीं सकता, ये चीरफाड़ तो कर ही नहीं सकता हमारे साथ, नाखून पंजे भी नहीं मार सकता। तो विद्वानों ने प्रस्तावना को दंत विहीन व्याघ्र कहा है, टीथलेस टाइगर कहा है। अब दंत विहीन व्याघ्र कहा क्यों है, क्यों कहा, क्या तथ्य उन्होंने दिया? तो बोला जाता है कि जो संविधान में जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो अप्रवर्तनीय है, नॉन इनफोर्सिएबल है। नॉन इनफोर्सिएबल है यानी अप्रवर्तनीय है, अवाद योग्य है यानी गैर न्याय योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है, जिसका अर्थ होता है कि प्रस्तावना केवल निर्देश के रूप में है, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। प्रस्तावना केवल निर्देश के रूप में है, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कोई भी नागरिक न्यायालय में वाद यानी केस दायर नहीं कर सकता किससे संबंधित, कि भाई प्रस्तावना को इंप्लीमेंट कराया जाए, उसको लागू कराया जाए, उसको इन्फोर्स कराया जाए। न्यायालय के माध्यम से प्रस्तावना को लागू नहीं करवाया जा सकता। यही मतलब होता है कि प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, गैर न्याय योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है। यही कारण है कि विद्वान कहते हैं कि प्रस्तावना दंत विहीन व्याघ्र की तरह है। कि भाई जब प्रस्तावना के जो आदर्श हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमापूर्ण जो जीवन है, अगर हम इसको लागू ही नहीं करवा सकते तो क्या मतलब है देने का। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रस्तावना एक दंत विहीन व्याघ्र की तरह है, यानी भौकाल तो बहुत दिखाती है लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो पहली आलोचना तो प्रस्तावना की ये होती है। दूसरी आलोचना है कि प्रस्तावना में कुछ शब्द जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। हम देखते हैं कि संविधान में कहीं भी समाजवादी का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया और ना ही पंथ निरपेक्ष का अर्थ स्पष्ट किया गया है। 1982 में 1982 में समाजवादी की व्याख्या की जाती है, किसमें? डीएस नकारा केस के तहत, है ना, और समाजवाद को परिभाषित करता है सुप्रीम कोर्ट। तो दूसरी आलोचना तो यह होती है कि जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हम देखते हैं कि पंथ जो मूल संविधान है उसमें पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल है और वहां भी इसकी व्याख्या नहीं की गई है। तो वही है कि कुछ ऐसे शब्द जैसे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, इनकी व्याख्या नहीं की गई, यानी स्पष्ट इनके बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, स्पष्ट अर्थ नहीं दिया हुआ है। इसकी एक और आलोचना होती है, आलोचक इसकी एक और आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वो यूएस से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है और जो विषय वस्तु कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की है। यानी इसमें मौलिकता का अभाव है, इसमें खुद की मौलिकता का अभाव है, क्रिएटिविटी का अभाव है। यानी उधार के सामान का थैला है, जैसे कोई बास्केट हो उसमें बहुत सारा उधार का सामान हो। ठीक है, तो इसी तरह है, उसमें खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं, कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, तो मौलिकता का अभाव बताते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सही बात है, जब प्रस्तावना को हम इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकते, उनको प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। देखो, एक होता है प्रवर्तनीय, जिसको न्यायालय में आप वाद दायर करके लागू करवा सकते हैं, और एक होता है अप्रवर्तनीय, जिसे आप न्यायालय में वाद दायर करके लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, तो प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, उसको लागू नहीं करवा सकते, यानी सरकार उसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो फिर क्यों दी गई है भाई प्रस्तावना? इतने बड़े बड़े आदर्शों की बात करने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना की सिर्फ आलोचना होती है, उसके कुछ महत्व है। उसकी कुछ महत्व जैसे एक विद्वान हुए हैं के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जो पेशे से एक वकील थे और एक अच्छे साहित्यकार थे। तो उन्होंने प्रस्तावना की जो विशेषता बताते हुए, यानी प्रस्तावना का महत्व बताते हुए बताते हैं कि प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया किसको बोला गया है? प्रस्तावना को। ये प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी कि प्रस्तावना भारत की जन्मपत्री है, स्पष्ट कीजिए। अच्छा, उन्होंने जन्मपत्री क्यों कहा? जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति का भविष्य बताता है, जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति का भविष्य बताता है, वैसे ही प्रस्तावना भी भारत का भविष्य बताती है। यानी ये बताती है कि भारत के संविधान में सत्ता का स्रोत कौन होगा, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा और सत्ता का उद्देश्य क्या होगा। तो जिस प्रकार जन्मपत्री भविष्य को बताती है, उसी प्रकार जो प्रस्तावना है वह भारत की क्या बताती है? भविष्य को बताती है कि भावी भविष्य का भारत कैसा होगा,
वहां सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, सत्ता का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो के.एम. मुंशी भारत की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। एक और विद्वान ननी पालखीवाल जो प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि प्रस्तावना भारत के संविधान की परिचय पत्र है। नानी पालखीवाल जो पेशे से वकील थे, उन्होंने प्रस्तावना के महत्व को बताया और उसके महत्व को, प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि प्रस्तावना भारत के संविधान का परिचय पत्र है। जिस प्रकार हम जानते हैं, आप स्कूल में हो या कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं भी हो, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड बना करता है ना, और आप उस आइडेंटिटी कार्ड को दिखा के वहां एंट्री पा जाते हैं। क्यों एंट्री पा रहे हैं? क्योंकि उस आइडेंटिटी कार्ड में आपकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, उसका कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन उस आइडेंटिटी कार्ड में है। तो वैसे ही संविधान का जो सारगर्भित तत्व है वो क्या है? प्रस्तावना है। संविधान का सारगर्भित तत्व प्रस्तावना में निहित है। यही कारण है कि नानी पालखीवाल बोलते हैं कि प्रस्तावना भारत के संविधान का क्या है? परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। जिस प्रकार आइडेंटिटी कार्ड किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है, वैसे ही प्रस्तावना भी भारत के संविधान के बारे में जानकारी देता है कि भाई इसके संविधान में है क्या, इसके अंदर है क्या। तो जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि संविधान में क्या क्या है। ठीक है, एक और विद्वान हुए हैं न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर कहते हैं कि यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इससे शासन संचालन के लिए कोई शक्ति भी प्राप्त नहीं होती है, तथापि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने के लिए एक कुंजी की तरह है। तथापि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने के लिए एक कुंजी की तरह है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो प्रस्तावना है, जब हम संविधान की व्याख्या करते हैं, व्याख्या मतलब निर्वचन, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसमें सहायता करते हैं कि संविधान निर्माता क्या कहना चाह रहे थे, तो प्रस्तावना उनके वो जो लिखना चाह रहे हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं, उसमें मदद करती है। ठीक है, यानी संविधान में किसी भी प्रकार की अगर अस्पष्टता पाई जाती है तो प्रस्तावना एक निर्देश का काम करती है, पथ प्रदर्शिका का काम करती है। जैसे हम देखते हैं कि समलैंगिक का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को तो मान्यता नहीं दी, लेकिन समलैंगिकता को स्वीकार किया कि भाई हाँ समलैंगिकता है, ओके ठीक है। क्यों अब समलैंगिकता को क्यों स्वीकार कर लिया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो प्रस्तावना है उसमें गरिमापूर्ण जीवन, समानता, प्रतिष्ठा की समानता, इनकी बात कही गई है ना। तो जब कोई मुद्दा आता है और न्यायालय खुद कंफ्यूज हो जाता है कि हमें क्या निर्णय देना चाहिए, तो वो प्रस्तावना का रूप करते हैं, प्रस्तावना के आदर्श को देखते हैं और हम फिर वो इस तरह निर्णय सुनाते हैं कि जो तथ्य प्रस्तावना के आदर्श के ज्यादा निकट होता है उसके पक्ष में निर्णय सुनाया जाता है। तो जो समलैंगिकता का मुद्दा है, समलैंगिकता को जो स्वीकार किया गया है वो इसी आधार पर कि वह संविधान का जो आदर्श था, गरिमापूर्ण जीवन, प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है, एक मानवीय गरिमापूर्ण हमें जीवन होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, इसके नजदीक था। तो इसीलिए समलैंगिकता को स्थान दे दिया गया, लेकिन समलैंगिक विवाह को स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का जो कल्चर है वो डाइवर्स कल्चर है और ये कल्चर संस्कृति प्रधान देश है। तो अभी ये मुद्दा, अभी उस विवाह को मतलब अनुमति नहीं है, लेकिन समलैंगिकता को महत्व दे दिया गया। ठीक है, तो यही बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्वचन यानी व्याख्या में सहायता करती है, इसका मतलब है। ठीक है, यानी अगर संविधान में कहीं अस्पष्टता है तो उस अस्पष्टता को दूर करने में प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये किसके अनुसार है? न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार। एक और विद्वान हुए हैं ठाकुर प्रसाद भार्गव। ठाकुर प्रसाद भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यानी जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही प्रस्तावना में निहित आदर्शों के बिना संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर प्रस्तावना में जो आदर्श हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, अगर ये ना हो तो संविधान का क्या महत्व रह जाएगा? तो यही बोला गया है, जैसे एक शरीर से आत्मा निकल जाए, वो शरीर बस है, फिर उस शरीर का क्या महत्व? वो ना चल फिर सकता है, कोई महत्व नहीं, बस ये रहेगा कि एक कुछ है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। ठीक वैसे ही कहा गया है कि ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। और आत्मा क्यों कहा है? क्योंकि प्रस्तावना के जो आदर्श हैं, प्रस्तावना के जो आदर्श हैं वो संविधान को जीवांत बनाते हैं, वो संविधान को प्रासंगिक बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना के हम और महत्व को देखें तो हम देखते हैं जो प्रस्तावना है उसमें भारतीय संविधान का जो दर्शन है उसकी झलक मिलती है। भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है, एक और अगर हम महत्व देखें कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों की भी झलक मिलती है। स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों की भी झलक मिलती है। कैसे? हम जानते हैं कि जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम क्या मांग कर रहे थे कि हमें न्याय चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें गरिमापूर्ण जीवन चाहिए, हमें प्रतिष्ठा की समानता चाहिए। हम यही तो मांग रहे थे कि हमारा एक भौगोलिक हम सिद्धांत की मांग कर रहे थे कि हमारा एक भारतवर्ष हो, है ना। हम यही तो मांग कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन में, और हमारी प्रस्तावना में इन आदर्शों का वर्णन है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों की भी झलक मिलती है। तो ये हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं।
ठीक है। जैसे जो आलोचक उसकी आलोचना करते हैं उसके सापेक्ष हम उसकी देखते हैं कि विशेषताएं हैं। बहुत महत्व है प्रस्तावना का, ठीक है। वो यूं ही दंतहीन व्याघ्र है, ठीक है, लेकिन अपने आप में बहुत महत्व रखती है प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना के हमारे क्या हुए, कुछ महत्व हुए। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दे समझते हैं। कुछ मुद्दे कैसे कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इन दो मुद्दों को हम समझते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि संविधान में संशोधन संबंधी आर्टिकल कौन सा है, 368। संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है, ठीक है। यानी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये कहां वर्णित है, ये संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, और अगर अंग है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है नहीं। इससे संबंधित कुछ केस देखते हैं, कुछ मुद्दे देखते हैं। जैसे एक पहला केस है 1960 में, 1960 में केस आया था, एक विवाद हुआ था, बेरू-बाड़ी विवाद, जिसमें यह प्रश्न आया, पहली बार ये मुद्दा उभर कर आया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो बेरू-बाड़ी केस जो 1960 में हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसका मतलब उसमें संशोधन भी नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान संशोधन होगा, यानी संविधान में संशोधन से संबंधित है 368। और जब प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है तो उसमें संशोधन क्यों होगा। तो 1960 में जो पहली बार बेरू-बाड़ी विवाद आया था कि प्रस्तावना से संबंधित, कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। 1973 में, 1973 में केशवानंद भारती केस होता है। केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग माना। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग माना और मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। अब संविधान का अंग माना, इसका मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया केशवानंद भारती केस में। मूल ढांचा हमने बताया था, आपको आगे समझाएंगे। अभी आपको सिर्फ यह समझना है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। अंग है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचे के सिद्धांत का मतलब, ये मूल ढांचा संविधान में कहीं वर्णित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की देन है। यानी कोई भी मुद्दा, कोई भी आर्टिकल अगर मूल ढांचे में डाल दिया जाए, रख दिया जाए, तो उसमें संशोधन नहीं होगा। यानी संविधान संशोधन करके भी उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, उसमें संविधान संशोधन ही नहीं होगा। मूल ढांचे का यह मतलब है, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, यानी प्रस्तावना में संविधान संशोधन, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और इसी में मूल ढांचे का सिद्धांत भी निकल कर आया। केशवानंद भारती केस के बाद और भी कुछ केस आए, जैसे LIC केस आया, ठीक है। LIC केस, SR बोम्मई केस आया, और एक मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। इन LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस, SR बोम्मई केस, इन तीनों ही केसेस में यह स्वीकार किया गया फिर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें कि वर्तमान में अब स्थिति क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो तीन मुद्दे हैं, यानी तीन वर्तमान में अब जो निष्कर्ष निकलता है, तो क्या निकलता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, अगर संविधान का अंग है तो संशोधन भी किया जाएगा, ठीक है। तीसरा, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो वह संशोधन नहीं होगा, वह संशोधनीय नहीं होगा, उसमें संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा प्रस्तावना अब पूरी तरह कंप्लीट होता है। आप प्री, मेंस, इंटरव्यू किसी भी तरह का क्वेश्चन देखेंगे, आप अगर अच्छे से आपने क्लास ली होगी, आप हल कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। देखो 100 में 100 तो शायद बहुत रेयर होता है, उसके लिए आपको एकदम वो कहता है ना कि मास्टर होना पड़ेगा फिर क्वालिटी में, है ना। आप लेकिन यूपीएससी का प्री, मेंस और इंटरव्यू आराम से निकल आएगा। आपसे कोई भी प्रस्तावना के बारे में डिबेट करें, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। एक और चीज, अभी तक प्रस्तावना में हमने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान संशोधन का अंग है, ठीक है। संविधान संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो अब तक प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए, प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ, कब, 1976 में। 1976 में पहली बार 42वां संविधान संशोधन होता है प्रस्तावना में, और 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से वो 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 संकल्पनाएं जोड़ी गई, 3 आदर्श जोड़े गए, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड यूपीपीएससी से प्रश्न भी पूछा गया था कि भारत के संविधान जो प्रस्तावना है उसमें जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, कौन कौन से वो कितने शब्द जोड़े गए थे, ठीक, कितने शब्द जोड़े गए थे, और ऑप्शन दिया था 3, 4 और भी विकल्प थे। तो जो आयोग ने 4 माना था ऑप्शन, ठीक है। अभी आपने देखा कि 3 आदर्श हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लेकिन आयोग कह रहा है कि बीच में और भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता के बाद अखंडता जुड़ता है, तो एकता के बीच में और लगा था, एकता और अखंडता,
तो आयोग कहता है कि भाई 4 शब्द जोड़े गए, ठीक है। तो अगर शब्द देखा जाए तो शब्द तो 4 ही है, आदर्श 3 जुड़े थे, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न कोई प्रश्न नहीं है ऐसा, ठीक है। वही है ना कि अगर हमें आपसे एग्जाम निकलवाना है तो हम आपसे पूछ लेंगे कि भाई आपके मामा का क्या नाम है, और अगर हमें आपको फंसाना है तो हम बोल देंगे हमारे मामा का क्या नाम है ना। तो अच्छा हाँ, एक और आप प्रस्तावना में मेन से रिलेटेड एक प्रश्न है, आप इसको लिखने की कोशिश करिएगा। IAS मेंस 2016 में पूछा गया है कि उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े, उद्देशिका में प्रश्न लिखिए, उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय है? प्रतिरक्षणीय का मतलब होता है डिफेंडेबल, यानी जिसकी रक्षा की जा सके, ठीक है, जो रक्षणीय हो, ठीक है। तो क्या प्रतिरक्षणीय है? तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि गणराज्य का क्या मतलब। फिर क्या बोल रहा है कि गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण, गणराज्य के साथ कौन कौन विशेषण है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, ठीक है। जितने भी ये जो विशेषण जुड़े हुए हैं उनके बारे में आप डिटेल से बताएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, समाजवादी का क्या मतलब है, लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है, ठीक है, गणराज्य का क्या मतलब है, ठीक है। विशेषण का मतलब होता है ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। जैसे मेरे पास डायरी है तो ये क्या है, अपने आप में एक संज्ञा है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि एक स्क्वायर फॉर्म में डायरी है तो उसकी विशेषता होगी कि स्क्वायर फॉर्म में। मैं बोलूं कि एक आयताकार काली डायरी, तो 2 विशेषताएं होगी, आयताकार और काली डायरी। आयताकार काली डायरी जिसके पन्ने सफेद हैं, 3 विशेषताएं होंगी, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। तो सबसे पहले आप गणराज्य को परिभाषित करेंगे, फिर उसके साथ जो शब्द जुड़े हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, गणराज्य, इनको एक्सप्लेन करेंगे। इतना नहीं खो जाना, शब्द सीमा 200 है, ठीक है, मूल चीजों की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है, चीजों को, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। और बस हो गया, यही है। चलिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपका यहाँ से प्रियम्बल अब खत्म होता है और अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये जानेंगे कि जैसे आप देखते हैं सरकार बोल देती है कि इतने % आरक्षण लाने वाले हैं, 50%, 70%। आप सारे पॉलिटिकल फंडा धीरे धीरे समझने लगेंगे कि क्या वास्तव में आरक्षण को 50% किया जा सकता है, 60% किया जा सकता है, 70% किया जा सकता है, या फिर सिर्फ पॉलिटिकल जुमलेबाजी है। आप हर चीज समझेंगे, ठीक है। तो कल से नेक्स्ट जो क्लास आएगी आप मौलिक अधिकार जानेंगे, फंडामेंटल राइट्स जानेंगे, ठीक है, जिसका संविधान के भाग 3 में वर्णन है जो यूएस से लिया गया है, और आर्टिकल 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है, ठीक है। आप डिटेल में इनको जानेंगे, थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन हर चीज आप डिटेल में जानेंगे, इतना डिटेल में कि आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर चीज लेक्चर सुन के प्री मेंस को सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप देखिएगा, आप क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।